आपके अपने रेडियो स्कूल कार्यक्रम के प्रातःकालीन प्रसारण में आपको बता दें कि हम आज सबसे पहले जुड़ेंगे कक्षा 2 के बच्चों से उनकी गणित की पढ़ाई को लेकर। दूसरी कक्षा रहेगी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए और वो होगी हिंदी विषय की। और बिल्कुल अंत में रहेगा बच्चों आपका पसंदीदा कार्यक्रम मीना की दुनिया। साथ ही सुनेंगे एक प्यारा सा गीत भी। तो चलिए चलते हैं आज सुबह के हमारे इस विशेष रेडियो स्कूल कार्यक्रम की पहली कक्षा में। नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर और मेरे साथ हैं आपके अपने राजू भैया। कैसे हो राजू भैया? नमस्ते टीचर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छी बात है राजू भैया। चलिए अब आज की कक्षा शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम सभी कक्षा 2 की गणित का जादू किताब पर काम करेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी गणित का जादू किताब के पेज नंबर 17 को निकाल लें। बच्चों, आप सभी ने अपनी अपनी गणित का जादू किताब का पेज नंबर 17 खोल लिया होगा। राजू भैया आप बताइए, सभी बच्चों ने अपनी अपनी किताब का पेज नंबर 17 खोल लिया होगा? जी टीचर जी, सभी बच्चों ने अपनी किताब का पेज नंबर 17 खोल लिया होगा। देखिए बच्चों, इस पेज पर कौन सा चित्र बना हुआ है? राजू भैया क्या आपको भी ये चित्र दिखाई दे रहा है? जी टीचर जी, मुझे ये चित्र दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है राजू भैया, तो आप बताइए इस पेज पर आपको क्या दिखाई दे रहा है और इस पेज पर क्या लिखा है? टीचर जी, इस पेज पर लिखा है सीमा का सैकड़ा और नीचे सीमा का चित्र बना है और उस चित्र में सीमा ने बिंदियों से अलग अलग तरह की डिजाइन बनाई है। हाँ राजू भैया, सीमा ने यहाँ अलग अलग प्रकार की बिंदियों के छोटे छोटे समूह बनाए हैं। तो राजू भैया आपको यहाँ पर कितने समूह दिखाई दे रहे हैं? टीचर जी, चित्र में कुल 8 समूह दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो हमें ये पता चल गया कि कुल 8 समूह हैं। अब हमें ये पता करना है कि हर एक समूह में कुल कितनी बिंदी हैं। तो ठीक है राजू भैया, अब आप गिन कर बताइए और हाँ ध्यान रखना कि बिंदी के ऊपर उंगली रख रख कर गिनना, इससे गिनने में गलती नहीं होगी। तो ठीक है, अब आप गिन कर बताइए। राजू भैया क्या आपने ये काम कर लिया है? जी टीचर जी। बहुत बढ़िया। अब राजू भैया बताइए हर एक समूह में कितनी बिंदियां हैं? टीचर जी, हर एक समूह में 10 बिंदियां हैं। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। राजू भैया आपको गिनने में दिक्कत नहीं हुई? टीचर जी, पहले गिनने में 11 बिंदियां आई थी, फिर मैंने उसे उंगली रखकर गिना, तब सही गिनती 10 आई। हाँ राजू भैया, गिनने की शुरुआत में उंगली रखकर गिनने से बहुत मदद होती है। इससे गलती होने की संभावना कम हो जाती है और हमारा उत्तर भी सही आता है। तो राजू भैया आप बच्चों को बताइए, क्या हर समूह में 10 ही बिंदियां हैं या किसी समूह में ज्यादा या किसी में कम बिंदियां भी हैं? नहीं टीचर जी, मैंने सभी समूह की बिंदियों को गिना है और सभी समूहों में 10-10 बिंदियां ही हैं। बहुत बढ़िया, ये 10-10 बिंदियों का समूह है और 10 के समूह को हम दहाई भी कहते हैं। आपने पिछले पाठ में ये पढ़ा होगा, 1 दहाई यानी 10। जी टीचर जी, पिछली बार हमने दहाई के बारे में पढ़ा था
और बच्चों को पता है कि एक दहाई का मतलब 10 होता है। बहुत बढ़िया। अब हम एक और नया काम करेंगे। अब आप सभी को इस चित्र में दी गई सभी बिंदियों की कुल संख्या के बारे में अंदाजा लगाना है। मतलब इस चित्र में कुल कितनी बिंदियां हो सकती हैं, इसे अंदाजा लगाकर बताना है। राजू भैया, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? जी टीचर जी, कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ। तो राजू भैया, आपने अंदाजा लगा लिया है? जी टीचर जी। तो राजू भैया बताइए कि क्या अंदाजा है आपका? टीचर जी, इस चित्र में करीब 80 बिंदियां होनी चाहिए। अरे वाह राजू भैया, आपका अंदाजा तो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। अब जब हमें ये पता करना है कि असल में कितनी बिंदियां हैं, तो हमें क्या करना होगा? टीचर जी, ये तो गिनने के बाद ही पता चलेगा। हाँ राजू भैया, गिनने के बाद ही सही संख्या का पता चलेगा। तो ठीक है, अब आप चित्र की सभी बिंदियों को गिनकर बताएं। टीचर जी, चित्र में कुल 80 बिंदियां हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने इतनी जल्दी कैसे गिना? टीचर जी, ये तो बहुत आसान था। कुल 8 समूह थे और हर समूह में 10 बिंदी थी। इसीलिए मैंने 10-10 को 8 बार जोड़ दिया और 80 आ गया। इसीलिए इसे गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे वाह, ये तरीका एकदम बढ़िया रहा। इससे गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ 8 बार जोड़कर पता कर लिया। शाबाश बच्चों, ऐसे बार बार जोड़ने को गुणा भी कहते हैं। मतलब 10 को 8 बार जोड़ो या 10 का 8 में गुणा कर दो, इससे उत्तर एक जैसा ही आएगा। और 10 से गुणा करना तो और आसान होता है। जी टीचर जी, इस तरीके से तो बहुत जल्दी उत्तर आ जाता है और पूरा गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लगता है राजू भैया, आपको इस अभ्यास को करने में बहुत मजा आया है। उम्मीद करते हैं कि हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी ये सवाल बहुत मजे से हल कर रहे होंगे। जी टीचर जी, बच्चों को इसमें बहुत मजा आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। अब हम एक और अभ्यास करेंगे जिसमें बच्चों को और ज्यादा मजा आएगा। टीचर जी, वो अभ्यास क्या है? राजू भैया अभी बता रहे हैं, सुनिए। इस बार बच्चों को अपनी किताब पर पेंसिल से कुछ काम करना है। क्या काम टीचर जी? बच्चों को इस चित्र में कुछ बिंदियों के समूह और बनाने हैं और इतने बनाने हैं कि 100 बिंदियां पूरी हो जाएं। ठीक है टीचर जी, मैं चित्र बनाना शुरू कर देता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, और बच्चों आप भी चित्र बनाना शुरू करें। टीचर जी, मैंने चित्र बना लिए हैं। अरे वाह राजू भैया, बहुत बढ़िया। लगता है सभी बच्चों ने भी बना लिए होंगे चित्र। जी टीचर जी, उन सभी ने भी चित्र बना लिए होंगे क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है। तो राजू भैया, आपने कुल कितने समूह बनाए हैं? टीचर जी, मैंने 2 समूह बनाए हैं। और एक समूह में कितनी बिंदियां हैं? वो तो पहले से ही तय है कि एक समूह में 10 बिंदियां होती हैं। बहुत बढ़िया, मतलब आपने सही तरीके से काम किया है। अच्छा राजू भैया, आपने कैसे पता किया कि कुल कितने समूह बनाना है? टीचर जी, यहाँ पर पहले से ही 80 बिंदियां थीं और 100 बिंदियों को पूरा करने के लिए कुल 20 बिंदियां कम थीं। इसीलिए मैंने 10-10 बिंदियों के 2 समूह बना लिए। इससे 10-10 के समूहों में कुल 100 बिंदियां पूरी हो गईं। अरे वाह, ये तो एकदम ठीक जवाब दिया आपने। शाबाश, आपने बढ़िया तरीके से सवाल को हल किया। जी टीचर जी। अच्छी बात है। राजू भैया, आप और बच्चों को भी बताना कि अब रोज रेडियो के माध्यम से सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे और बाकी बच्चे भी हमारे रेडियो स्कूल कार्यक्रम के माध्यम से पढ़ाई में शामिल हो सकते हैं।
जी टीचर जी, हमारी पहचान के तो सभी बच्चे रेडियो कक्षा में शामिल हो रहे हैं। मैं फिर भी और बच्चों को ढूंढूंगा और उन्हें बताऊंगा कि वो भी रेडियो स्कूल कार्यक्रम से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से करें। अच्छी बात है राजू भैया। अब बच्चों को एक और सवाल सोचकर बताना है। मान लीजिए कि चित्र में 70 बिंदियां होती तो हमें कुल कितने समूह बनाने होते? राजू भैया आप बताइए। टीचर जी, हमें कुल 3 समूह बनाने होते। अरे वाह राजू भैया, ये कैसे पता किया? टीचर जी, 100 बिंदियों के लिए 10-10 के कुल 10 समूह बनाना होता है, तो 70 में कुल 7 समूह ही बनेंगे। इसीलिए 3 समूह और बनाना होगा। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब बच्चों, हम यहाँ पर एक नया शब्द भी ला रहे हैं और वो शब्द है सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100 बिंदियां ही हुई ना? जी टीचर जी। राजू भैया, जैसे 10 के समूह को हम दहाई कहते हैं, वैसे ही 100 के समूह को सैकड़ा कहते हैं। अच्छा टीचर जी, अब समझ में आ गया कि 100 चीजों के समूह को हम सैकड़ा कहते हैं। मतलब एक सैकड़ा में कुल 100 चीजें होंगी और टीचर जी 2 सैकड़ा में 200 चीजें होंगी। हाँ, ये सही है। टीचर जी 3 सैकड़ा में 300 चीजें होंगी। हाँ राजू भैया, बस अब इसके आगे नहीं जाना, रुक जाइए। अब बच्चों को भी बताने दीजिए कि उन्हें ये बात समझ में आई या नहीं। बच्चों, आपको भी समझ में आया ना कि 100 के समूह को हम सैकड़ा कहते हैं। जी टीचर जी, बच्चों को ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि सैकड़ा मतलब 100 चीजें और एक दहाई मतलब 10 चीजें होती हैं। बहुत अच्छी बात है राजू भैया। और हाँ, इसका भी ध्यान रखना है कि कोई चीज जब 1 से लेकर 9 तक होती है तो वो इकाई में होती है और फिर इसमें एक चीज मिलाते हैं तो वो 10 चीजें हो जाती हैं, अर्थात 10 इकाइयां, और ये 10 इकाइयां ही बन जाती है एक दहाई। जी टीचर जी, समझ में आ गया। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा टीचर जी, 10 रुपए का एक नोट मतलब एक दहाई अर्थात 10 रुपए। इसी प्रकार 100 रुपए का एक नोट मतलब एक सैकड़ा अर्थात 100 रुपए। बिल्कुल सही राजू भैया। टीचर जी, मेरे एक दोस्त के पापा की किराने की दुकान है और मैं भी उनकी दुकान पर कभी-कभी जाता हूँ। वहाँ मैंने 100 का नोट देखा था और उसके पापा ने बताया भी था कि 100 का नोट मतलब 100 रुपए। बहुत बढ़िया। इसके अलावा भी क्या आपने कहीं और 100 चीजों का समूह देखा है? जी टीचर जी, देखा है। तो बताइए, 100 चीजों का समूह आपने कहाँ-कहाँ पर देखा है? टीचर जी, हमारे स्कूल में हमारी टीचर जी ने कक्षा में एक माला टांग कर रखी है और उस माला पर सभी बच्चे गिनने का अभ्यास करते हैं। उस माला में 100 मोती हैं। बहुत अच्छे। उस माला को हम मोती माला कहते हैं और मोती माला में कुल 100 मोती होते हैं। स्कूल में उसकी मदद से बच्चे गिनती करने और बोलने का अभ्यास करते हैं। बिल्कुल ठीक। अब हम बच्चों को एक काम घर पर करने के लिए भी देंगे और बच्चों का ये काम है कि उन्हें घर पर 100 चीजों का समूह कहाँ-कहाँ पर है ये देखना है, या 100 उन्हें और कहाँ-कहाँ पर दिखता है वे उसकी सूची बनाएं। इस काम के लिए बच्चे अपने घर के सदस्यों की मदद भी ले सकते हैं। क्या बच्चे अगली कक्षा में इस बात का पता करके आएंगे? जी टीचर जी, हम अपने घर से ये करके लाएंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब सभी बच्चे एक कविता बोलने के लिए तैयार हो जाइए। हम आज हाथी की कविता पढ़ेंगे। तो पहले ये कविता मैं पूरी आपको पढ़कर सुनाती हूँ और उसके बाद हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और आप उसे दोहराएंगे, ठीक है? जी टीचर जी। तो सुनिए ये कविता। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी,
कितने केले खाता हाथी, ये तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। कैसी लगी ये कविता बच्चों? बहुत अच्छी लगी टीचर जी। अच्छी बात है राजू भैया। अब मैं एक एक लाइन को बोलूंगी और आप सभी को उसे मिलकर दोहराना है। जी टीचर जी, हम सब तैयार हैं, आप शुरू कीजिए। ठीक है राजू भैया। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। धमक धमक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। भर भर सूंड नहाता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। धमक धमक जाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, ये तो नहीं बताता हाथी। ये तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी। हेलो मोटो। हाथी। धमक धमक जाता हाथी। उम्मीद है इस कविता में सभी बच्चों को बहुत मजा आया होगा। जी टीचर जी, सचमुच बहुत मजा आया। शाबाश बच्चों, शाबाश राजू भैया। अब हम आज की कक्षा को समाप्त कर रहे हैं। अब अगली कक्षा होगी हमारे कक्षा 3 से 8 के छात्रों की, उनके हिंदी विषय को लेकर। तो कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी तैयार हो जाइए, हम आ रहे हैं आपके पास। पर इसके पहले हम सब सुनते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने का। ठीक है, आप सबने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था? जी टीचर जी, कर लिया है। और होमवर्क करने में अपने घर वालों की मदद भी ली थी। और जब टीचर जी आए थे तो उन्हें सारा होमवर्क दिखाया भी था। बहुत अच्छा। एक बात बताइए, आप में से बहुत से बच्चे अपने माता पिता भाई बहनों के साथ कहीं घूमने फिरने या पिकनिक पर गए होंगे, गए हो ना? जी टीचर जी, जाते हैं। आसपास की खोज कार्यक्रम में भी हम अपने आसपास घूमने गए हैं। उसमें हम बहुत सी बातें सीखते हैं, मजा भी आता है। शाबाश। तो आज हम आप लोगों को आपके ही एक साथी राजेश की पिकनिक मनाने की कहानी सुना रहे हैं। सुनेंगे? जी टीचर जी, कहानी सुनने में हमें बड़ा मजा आता है। हम तो रोज रात को घर पर भी कहानी सुनते हैं। ये कहानी आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 115 पर दी गई है। आप पेज नंबर 115 निकाल लीजिए। बच्चों, पेज नंबर 115 मिल गया? जी टीचर जी, हमने पेज नंबर 115 खोल लिया है। अब आप लोग भी मेरे साथ इस कहानी के हर शब्द पर उंगली रखकर पढ़ते जाना। जी टीचर जी। गर्मी के एक दिन राजेश और उसका परिवार झरने में नहाने गए। रास्ते में जंगल था, ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं, पेड़ों पर बंदर इधर उधर कूद रहे थे। राजेश की माँ ने राजेश को गोद में बिठा लिया। वहाँ पानी एक ऊंची पहाड़ी से निरंतर गिर रहा था। राजू भैया, अब जरा रुकते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी टीचर जी। बताइए, राजेश अपने परिवार के साथ कहाँ गया था? राजेश अपने परिवार के साथ झरने में नहाने गया था। रास्ते में क्या था? रास्ते में जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं। पेड़ों पर इधर उधर कौन कूद रहे थे? पेड़ों पर इधर उधर बंदर कूद रहे थे। झरना कहाँ से गिर रहा था? झरना ऊंची पहाड़ी से गिर रहा था। शाबाश, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। अब मेरे साथ आगे बढ़िए। राजेश ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं भी नहाने जाऊं? माँ ने कहा, तुम झरने में नहीं नहा सकते क्योंकि वहाँ पानी कहीं गहरा कहीं उथला है, इसलिए तुम अपने भाई या पिताजी के साथ जाकर नहाना। राजेश अपने भाई के कंधे पर बैठकर नहाने गया।
पानी ठंडा होने से राजेश को ठंड लगने लगी। सभी ने झरने में नहाकर भोजन किया। वे शाम तक घर वापस आ गए। तो राजू भैया, आपने कहानी सुनी भी और पढ़ी भी। जी टीचर जी। अब बताइए, राजेश की माँ ने राजेश को अकेले नहाने से क्यों रोका था? क्योंकि राजेश के पानी में डूब जाने का खतरा था। राजेश किसके कंधे पर बैठकर झरने में नहाने गया? राजेश अपने भाई के कंधे पर बैठकर झरने में नहाने गया। झरने का पानी कैसा था? झरने का पानी ठंडा था। वे लोग घर कब तक वापस आ गए? वे लोग शाम तक घर वापस आ गए। शाबाश राजू भैया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए। बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी तालाब, नदी नाले या झरने में बच्चों को अपने बड़ों के साथ ही नहाना चाहिए, अकेले नहीं, ठीक है? जी टीचर जी। अच्छा बच्चों, अब आप इस कहानी में आए कुछ शब्दों को मेरी बात दोहराइए। उन्हें अपनी वर्कबुक में देखिए। बंदर, निरंतर, कंधे। बंदर, निरंतर, कंधे। बंदर, निरंतर, कंधे। बंदर, निरंतर, कंधे। इन शब्दों में बिंदी वाले वर्ण को बोलते समय हवा नाक से निकलती है। फिर से इन शब्दों को बोलकर इस अंतर को अनुभव कीजिए। बंदर, निरंतर, कंधे। बंदर, निरंतर, कंधे। पर हमें कैसे पता चले कि इन शब्दों में बिंदी वाले वर्ण को बोलते समय हवा नाक से निकलती है? हम इन बिंदी वाले वर्णों को नाक बंद करके नहीं बोल सकते। जरा अपनी नाक थोड़ा दबाकर बंदर बोलने की कोशिश कीजिए। बंदर। टीचर जी, नाक बंद करके तो बंदर शब्द मुंह से निकल ही नहीं रहा। इससे पता चलता है कि बिंदी वाले वर्ण को बोलते समय हवा नाक से निकलती है, तभी इनकी आवाज सुनाई देती है। पर कभी नाक देर तक बंद मत करना। जी टीचर जी। इस बिंदी और इसके उच्चारण को अनुस्वार कहते हैं। ये उच्चारण या अंग जैसा होता है। इस बिंदी और इसके उच्चारण को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं टीचर जी। वर्णमाला में आपने और अह वर्ण पढ़े हैं। और अह अयोग वाह वर्ण है। अंग को अनुस्वार भी कहते हैं। इसे वर्ण के ऊपर बिंदी या बिंदु के रूप में लिखते हैं, जैसे हंस, स्वयं, वंश। एक बात ये भी ध्यान रखना कि वर्णमाला के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के स्वर रहित या आधे पंचम वर्ण ण, ण, न, म को भी बिंदी या अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, जैसे कंधा, कंचा, ठंडा, बंदर, कुंभ। समझ गए? जी टीचर जी। रेडियो कक्षा के बाद भी आप अनुस्वार वाले शब्दों को बोलने का अभ्यास कीजिएगा। जी टीचर जी। कहानी के इस अनुच्छेद में अनुस्वार वाले शब्द कौन कौन से आए हैं? बंदर, निरंतर, कंधे, ठंडा, ठंड। शाबाश। कहानी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें बिंदी के साथ वर्ण के ऊपर किसी मात्रा के साथ बिंदी या चंदा जैसा एक छोटा सा चिन्ह बना है। दिख रहे हैं ना? जी टीचर जी। कहानी में आए ऐसे शब्दों को मेरे बाद दोहराइए। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, माँ पेड़ों में। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, माँ पेड़ों में। अब आप पेज नंबर 116 को देखिए। जी टीचर जी, पेज नंबर 116 निकाल लिया है। इस पेज पर भी इस तरह के कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में लगे ऐसे चिन्ह वाले वर्णों को बोलते समय जो ध्वनि निकलती है उसे अनुनासिक ध्वनि या अनुनासिकता कहते हैं। अनुनासिक वर्णों को बोलते समय हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अनुनासिक वर्णों को बोलते समय हवा मुंह और नाक
दोनों से निकलती है। हाँ, अनुनासिक वर्ण को जिस चिन्ह से दिखाते हैं उस चिन्ह को चंद्र बिंदु कहते हैं। ये चिन्ह वर्णों के ऊपर दो तरह से लगाते हैं। कितनी तरह से लगाते हैं? दो तरह से। जिन अनुनासिक वर्णों के सामने या नीचे मात्रा लगी हो उनमें चंद्र बिंदु को पूरा यानी चंदा जैसा एक छोटे से चिन्ह के साथ बिंदी लगाकर उनके ऊपर लिखा जाता है। जैसे माँ, वहाँ, हंस, आँख, पूंछ, बूंद। आप लोग भी बोलिए। माँ, वहाँ, हंस, आँख, पूंछ, बूंद। अ, ए, उ, ऊ, ए स्वर वर्ण यदि अनुनासिक है तो इन वर्णों के ऊपर भी पूरा चंद्र बिंदु ही लगाया जाता है। जैसे अंधेरा, इंदर से, ऊंचा, आए। जी टीचर जी। जिन अनुनासिक वर्णों के ऊपर ई, ए, ओ की मात्रा लगी हो उनमें चंद्र बिंदु को पूरा ना लगाकर केवल बिंदी लगाकर लिखा जाता है, पर उसका उच्चारण अनुनासिक जैसा ही करते हैं, अनुस्वार जैसा नहीं। जैसे पेड़ों, पढ़ें, गोंद, मैं, सिंचाई, लौंग, थी, ईंधन। आप भी दोहराएं। पेड़ों, पढ़ें, गोंद, मैं, सिंचाई, लौंग, थी, ईंधन। ये भी ध्यान रखना कि जिन अनुनासिक वर्णों के ऊपर ई, ए, ओ की मात्रा के साथ सिर्फ बिंदी लगी है वो अनुस्वार भी हो सकता है अथवा अनुनासिक भी। जैसे केंद्र या बिंदु जिनमें पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में लिखा गया है अनुस्वार वाले शब्द हैं, पर केंचुआ, बिंदिया शब्द अनुनासिक हैं। इसलिए हमें शब्दों का सही उच्चारण पता होना चाहिए। जी टीचर जी। अब देखेंगे कि आप लोग अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग वाले शब्दों को कितना पहचान पाते हैं। पेज नंबर 116 पर अभ्यास 157 में बने गमले के चित्र में लिखे अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह वाले शब्दों को पहचान कर नीचे बनी तालिका में अनुस्वार और अनुनासिक के कॉलम में लिखना है। आप इन शब्दों को देख रहे हैं? जी टीचर जी। इन्हें पढ़कर सुनाइए। हैं, ऊंची, हंस, माँ, मैं, कुआं, औरतें, कहाँ, हंस। शाबाश। इनमें से अनुस्वार चिन्ह वाला शब्द कौन सा है? टीचर जी, इनमें अनुस्वार चिन्ह वाला शब्द हंस है। और अनुनासिक चिन्ह वाले शब्द कौन से हैं? ऊंची, माँ, कुआं, कहाँ, हंस। हैं, मैं, औरतें भी अनुनासिक चिन्ह वाले शब्द हैं। इन वर्णों के ऊपर मात्रा लगी होने के कारण इनमें पूरा चंद्र बिंदु न लगाकर उसका बिंदु ही लगाया गया है। जी टीचर जी। तो अब आप इन शब्दों को तालिका में अनुस्वार और अनुनासिक के कॉलम में लिख लीजिए। जी टीचर जी। हंस शब्द अनुस्वार है, इसीलिए तालिका में इसे अनुस्वार के कॉलम में लिखूंगा। ठीक है ना टीचर जी? ठीक है। हैं, ऊंची, माँ, मैं, कुआं, औरतें, कहाँ, हंस, ये सब अनुनासिक चिन्ह वाले शब्द हैं, तो इन्हें अनुनासिक के कॉलम में लिख लिया है। ठीक है ना टीचर जी? शाबाश। अब पेज 117 को देखिए। इस पेज में दिए गए अभ्यास 158 में भी गमले के चित्र में पत्तियों के पास लिखे अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह वाले शब्दों को पहचान कर नीचे बनी तालिका में अनुस्वार और अनुनासिक के कॉलम में लिखना है। जी टीचर जी। मैं एक शब्द पढ़कर बोलूंगी, आप बताना कि वो अनुस्वार है या अनुनासिक, फिर उसे सही कॉलम में लिखिएगा। जी टीचर जी। पहला शब्द है मुंह। टीचर जी, मुंह अनुनासिक शब्द है। स्वयं।
स्वयं में य पर बिंदी है, ये अनुस्वार शब्द है। अंश, अंश भी अनुस्वार शब्द है। माँ, माँ, माँ पर चंद्र बिंदु लगा है, माँ अनुनासिक शब्द है। आऊं, आऊं में ऊ पर चंद्र बिंदु लगा है, ये अनुनासिक शब्द है। गंगा, गंगा में ग पर बिंदु लगा है, गंगा अनुस्वार शब्द है। हंस, हंस में ह पर बिंदु लगा है, हंस अनुस्वार शब्द है। सांस में स पर चंद्र बिंदु लगा है, सांस अनुनासिक शब्द है। बताइए अनुस्वार वाले कॉलम में कौन कौन से शब्द लिखे हैं? स्वयं, अंश, गंगा, हंस। बिल्कुल ठीक। अनुनासिक वाले कॉलम में कौन कौन से शब्द लिखे हैं? मुंह, माँ, आऊं, सांस। शाबाश राजू भैया। अब तो आप लोगों को अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह वाले शब्दों की अच्छी पहचान हो गई है। जी टीचर जी। अब आपको अगले पेज नंबर 118 पर अभ्यास 159 में दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु लगाकर उस शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है। क्या करना है? टीचर जी, हमें पेज नंबर 118 पर अभ्यास 159 में दिए शब्दों में चंद्र बिंदु लगाकर उस शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है। आपने पेज नंबर 118 खोल लिया है? जी टीचर जी। अब हम पहले दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु लगाकर लिखेंगे। जी टीचर जी। पहला शब्द है बाधा। इसमें चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बना है बांधा। देख रहे हैं? जी टीचर जी, बांधा। दूसरा शब्द है वहा। इसमें सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनेगा वहां। वहां। तीसरा शब्द है बूंद। इसमें चंद्र बिंदु लगाकर कौन सा शब्द बनेगा? बूंद। इसी तरह आंगन, माँ, दांत में चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनेंगे आंगन, माँ, दांत। आंगन, माँ, दांत। आप इन शब्दों को लिख लीजिए। वहां, बूंद, आंगन, माँ, दांत। वहां, बूंद, आंगन, माँ, दांत। टीचर जी, लिख लिए। अब इन शब्दों को लेकर वाक्य बनाना है। जैसे बांधा शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया गया है, गाय को रस्सी से बांधा है। वहां शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। वहां एक गाय चर रही है। अरे वाह। अब आप बूंद शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। घड़े में एक बूंद पानी नहीं है। बहुत बढ़िया राजू भैया। आंगन शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जी टीचर जी। बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। शाबाश राजू भैया। अब माँ शब्द का प्रयोग करते हुए कैसे वाक्य बनाएंगे? माँ का घर मेरा घर है। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब आखिरी शब्द है दांत। दांत शब्द का प्रयोग करते हुए क्या वाक्य बनेगा? मेरे दांत में दर्द है। शाबाश राजू भैया। बच्चों, आप इन वाक्यों को अपनी वर्कबुक में भी लिख लीजिएगा। राजू भैया, क्या आप इन वाक्यों को फिर से बताएंगे? जी टीचर जी, बिल्कुल। ये लीजिए। वहाँ एक गाय चर रही है। घड़े में एक बूंद पानी नहीं है। बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। माँ का घर मेरा घर है। मेरे दांत में दर्द है। शाबाश राजू भैया। ठीक है बच्चों, अब आप इन वाक्यों को होमवर्क में लिख लीजिएगा। आप चाहें तो इन शब्दों से नए वाक्य बनाकर भी लिख सकते हैं। जी टीचर जी। अब आप लोग इसी पेज पर अभ्यास 160 को देखिए। बताइए इसमें क्या करना है? टीचर जी, इसमें लिखा है कि अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करके नवीन शब्द बनाओ। इसके नीचे कुछ शब्द भी दिए गए हैं। हस, डडा, पत, गगा, गाव, सास, माग, बास, सत,
ढकना। हाँ, इन दिए गए शब्दों में ही अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करके नवीन शब्द बनाना है। जैसे हंस शब्द में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करके हंस शब्द बना सकते हैं और अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करके हंस शब्द भी बना सकते हैं। अरे वाह, हंस और हंस दोनों ही। देखा ना, हंस और हंस के उच्चारण में ही नहीं, अर्थ में भी अंतर है। इसलिए अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करने में सावधानी रखनी चाहिए। जी टीचर जी, हंस एक पक्षी होता है, पर हंस का मतलब हंसने से है। हाँ राजू भैया, ऐसे ही डडा, पत और गगा शब्द में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करके नए शब्द बनेंगे डंडा, पंत, गंगा। डंडा, पंत, गंगा। अब आप भी गाव, सास, माग, बास शब्दों में चिन्ह का प्रयोग करके नए शब्द बनाइए। गाव से गांव, सास से सांस, माग से मांग, बास से बांस। ठीक है ना टीचर जी? बिल्कुल ठीक है। अब बताइए, सत में क्या लगेगा, अनुस्वार या अनुनासिक? टीचर जी, सत में अनुस्वार लगाकर बनेगा संत। बिल्कुल सही राजू भैया। आखिरी शब्द है ढाकना। इसमें अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करके नया शब्द बनेगा ढाकना। ढाकना का अर्थ समझ गए ना? जी टीचर जी, इसका मतलब किसी चीज को ढक कर रखने से है। ठीक है, इन शब्दों में कौन कौन से नए शब्द अनुस्वार के कॉलम में लिखना है? हंस, डंडा, पंत, गंगा, संत। और अनुनासिक के कॉलम में? गांव, सांस, मांग, बांस और ढाकना। ठीक है, अब आप इन शब्दों को अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह वाले कॉलम में लिख लीजिए। जी टीचर जी, अनुस्वार चिन्ह वाले कॉलम में हंस, डंडा, पंत, गंगा, संत लिख लिए। शाबाश। अब अनुनासिक चिन्ह वाले कॉलम में गांव, सांस, मांग, बांस और ढाकना, इन्हें भी लिख लिया। बहुत अच्छे राजू भैया। अब पेज नंबर 119 पर अभ्यास 161 को देखिए। इन शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह सही जगह नहीं लगे हैं। आप लोगों को सही अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाकर इनकी वर्तनी शुद्ध करके फिर से लिखना है। क्या करना है? अभ्यास 161 में दिए गए शब्दों में सही जगह अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाकर इनकी वर्तनी शुद्ध करके फिर से लिखना है। जैसे आंख में अनुनासिक चिन्ह लगाकर आंख लिखा गया है। आप भी आगे के शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके उन्हें फिर से लिखिए। जी टीचर जी, मौ में अनुनासिक चिन्ह माँ, मैं में अनुनासिक चिन्ह की बिंदी लगाकर मैं, वहाँ में अनुनासिक चिन्ह लगाकर वहाँ, गाँव में अनुनासिक चिन्ह लगाकर गाँव लिख दिया। शाबाश। अब आगे के शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके उन्हें फिर से लिखिए। जी टीचर जी, कंत में अनुस्वार की बिंदी लगाकर कत, पंप में अनुस्वार की बिंदी लगाकर पंप, पंडा में भी अनुस्वार का चिन्ह लगाकर पंडा, चंचल में भी अनुस्वार की बिंदी लगाकर चंचल, नहीं में अनुनासिक चिन्ह की बिंदी लगाकर नहीं लिख लिया है टीचर जी। शाबाश। अब आप लोगों को अभ्यास 162 में अपने आसपास सुने अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को याद करना है और अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों वाले कॉलम में लिखना है।
ये काम आप लोग होमवर्क में रेडियो कक्षा के बाद या कल करेंगे। जी टीचर जी। और भी किसी अभ्यास का काम पूरा ना कर पाए हो तो उसे भी अपने बड़े भाई बहन, माता पिता और जब भी टीचर जी आए तब उनकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है? और अब आपसे लेते हैं विदा और आपको बता दें कि आज हम मिलेंगे हमारी दोस्त मीना से हमारे रेडियो स्कूल कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में। आइए अब सुनते हैं रेडियो स्कूल में हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों पर आधारित गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। अनार है दानेदार, आ से अनार है दानेदार, आ से फलों का राजा आम, आ से फलों का राजा आम, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी। सोए न रात को, भूख से उल्लू जो सोए न रात को, भू से ऊन सर्दी में दे सुकून, भू से ऊन सर्दी में दे सुकून, री से ऋषि है ज्ञान के सागर, री से ऋषि है ज्ञान के सागर, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता। ओखली कूटे मसाला, ओ से ओखली कूटे मसाला, ओ से औरत ममता की मूरत, ओ से औरत ममता की मूरत, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, आ आ ई उ उ ए आई ओ औ अंग आहा और री, आ आ ई उ ए आई ओ औ अंग आहा और री, पापा मामा ग ग रे रे सा रे गा मा पा नी सा। हमारी प्यारी दोस्त मीना के पास देखें आज मीना क्या कर रही है। सुनते हैं कार्यक्रम मीना की दुनिया। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना? देखो मैं आ गया आप सबकी प्यारी दोस्त मीना के साथ। लो नाम लिया और मीना आ गई। अरे ये मीना तो बिनती की तरफ भागी जा रही है। बिनती दीदी, बिनती दीदी। मीना तुम यहाँ? आज हमारी बहन जी ने हमें बताया कि आप 12वीं क्लास की परीक्षा में पहले नंबर पे आई हो। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी आपकी तरह हर साल पहले नंबर पर आऊँ। पहले नंबर पे आऊँ, सबको खुश कर जाऊँ।
बात है दीदी? अरे आप रो क्यों रही हो? आप तो इतने अच्छे नंबरों से। रो नहीं तो क्या करूं मीना, अब मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगी। क्या? लेकिन क्यों दीदी? सिर्फ मैं ही नहीं, पिताजी संध्या दीदी को भी शहर से वापस बुलवा रहे हैं, उसकी आगे की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं। लेकिन चाचा जी ऐसा क्यों? क्योंकि पिताजी अब हमारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। पता है मीना, बहुत मुश्किल से संध्या दीदी को कॉलेज में दाखिला मिला था। ये आखिरी साल है उनकी पढ़ाई का और अब बेचारी दीदी का दिल टूट जाएगा। ओहो, लेकिन दीदी कोई तो रास्ता होगा जिससे। पता नहीं मीना, सोचती हूँ एक बार फिर से माँ और पिताजी से इस बारे में बात करके देखती हूँ। मैं चलती हूँ। सब ठीक होगा दीदी, आप चिंता मत करना। चिंता मत करना, बिल्कुल ना डरना। ओहो, तो ये बात है। चलो हम भी जरा बिनती के घर जाके देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। पिताजी। क्या बात है बिनती? पिताजी वो संध्या दीदी के बारे में अगर आप एक बार फिर से सोच लेते तो। देखो बिनती, मैंने तुमसे एक बार कह दिया सो कह दिया। मैं उसकी पढ़ाई पर और खर्चा नहीं कर सकता, बस। लेकिन पिताजी, उनके कॉलेज का ये आखिरी साल है, सिर्फ 7-8 महीने की ही तो बात है। सब ठीक ही तो है पिताजी। तुम्हें लगता है सब ठीक है? उधर वो दलाल रोज फसल के दाम गिरा रहा है और यहाँ सबको सब ठीक लग रहा है। एक बात पूछूं पिताजी, सुनील के पिताजी भी तो गन्ना उगाते हैं ना? हाँ, क्यों? मैंने कुछ दिन पहले उन्हें कहते सुना था कि गन्ने के दाम बढ़ने वाले हैं, और फिर आपने भी तो कहा था कि आजकल बाजार में गन्ने की बहुत मांग है। अरे कहा था बेटी, लेकिन सिर्फ मांग बढ़ी है, दाम नहीं। आज मैं नहीं, मेरी तरह कई किसान इसी समस्या से परेशान हैं। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है पिताजी। अगर बाजार में किसी चीज की मांग बढ़ रही है तो फिर उसका दाम कैसे घट सकता है? बिनती, क्यों अपने पिताजी से जबान लड़ा रही है? माँ, मैं तो बस। चल रसोई में जाके सब्जी काट। मैं जरा दलाल से मिलकर आता हूँ बिनती की माँ। देख बिनती, तेरे पिताजी आजकल बहुत परेशान रहते हैं। संध्या की बात करके उन्हें और दुखी मत कर बेटी। माँ, लेकिन संध्या दीदी की पढ़ाई पूरी होने में बस कुछ महीने ही तो रह गए हैं और वो। तेरे पिताजी सब जानते हैं। अरे कितने खुश थे वो जब संध्या का दाखिला करवाया था कॉलेज में। उन्हें क्या पता था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। आप रो मत माँ, मैं अब कभी पिताजी का दिल नहीं दुखाऊंगी। अरे मीना, तुम? चाचा। पिताजी दलाल के पास। दलाल? ये दलाल कौन होता है दीदी? दलाल किसानों की फसल मंडी में बेचकर अपनी दलाली यानी कमीशन लेता है। लेकिन किसान अपनी फसल खुद मंडी में जाके क्यों नहीं बेचते दीदी? क्योंकि मंडी हमारे गांव से बहुत दूर है मीना, और मंडी में सही दाम तय करना, किस दाम पर कितना माल बेचना है, ये सब हर किसान को नहीं आता। मुझे तो लगता है ये सब गड़बड़ इसी दलाल की है। गड़बड़ इसी दलाल की है? हेरा फेरी कमाल की है। दीदी, आप बहन जी से इस बारे में बात क्यों नहीं करती? कल वो बड़ी क्लास के बच्चों को अनाज की मंडियों के बारे में कुछ बता रही थी। अरे हाँ, वाह मीना, मैं अभी जाके बहन जी से बात करती हूँ। और बिनती ने बहन जी को जाके सब कुछ बताया। देखो बिनती, आजकल किसानों की बहुत सी सहकारी संस्थाएं हैं जो इस बात का खास ख्याल रखती हैं कि किसानों को उनकी फसल का उचित और वाजिब दाम मिले। लेकिन बहन जी, अपने गांव में तो ऐसी कोई संस्था नहीं है। हाँ, पर ऐसे बहुत से गांव में ऐसी कई संस्थाएं हैं बिनती। अगर किसी संस्था का पता मिल जाता तो। पता तो मेरे पास नहीं है, मगर हाँ, 3-4 दिन पहले एक अखबार के आखिरी पन्ने पे मैंने एक सहकारी संस्था का विज्ञापन पढ़ा था। धन्यवाद बहन जी, मैं सबसे पहले जाकर वो अखबार ढूंढती हूँ। अरे बिनती तो पंचायत घर जाके सारे अखबार पलट पलट के देख रही है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, कहाँ होगा? हाँ, ये रहा, मिल गया। पिताजी, पिताजी, ये देखिए पिताजी, सहकारी संस्था का पता मिल गया। सहकारी संस्था? क्या कह रही है तू? सब बताती हूँ पिताजी, आप बस मेरे साथ चलिए। लेकिन कहाँ? कुछ बोल भी। भरतपुर,
वहाँ चढ़ के आपको अपनी फसल का सही दाम भी पता चलेगा और साथ ही अपने गांव के दलाल की करतूत भी। लेकिन मुझे तो ठीक से बोलना चालना भी नहीं आता। मैं हूँ ना पिताजी, मैं बात करूँगी। अच्छा चलते हैं। और फिर बिनती और उसके पिताजी किशोरी लाल पहुंचे भरतपुर गांव सहकारी संस्था में। वहां उनकी मुलाकात संस्था के एक अधिकारी से हुई। उसने बिनती के पिताजी को अच्छी तरह से सब समझाया। मैं तुम्हारी बात समझ गया बिनती बिटिया। वो दलाल तुम्हारे पिताजी के साथ साथ बाकी किसानों को भी कम दाम देकर लूट रहा है। अगर ये लोग और फिर उस सहकारी संस्था के अफसर ने बिनती और उसके बाबूजी को समझाया कि वो अपनी फसल का सही दाम कैसे ले सकते हैं। यही नहीं, उस अफसर ने ये भी वादा करा कि वो बिनती के गांव में आकर बाकी किसानों से भी अच्छी फसल उगाने और उसके सही दाम पाने के बारे में बात करेंगे। और क्या बातें हुई जरा सुने। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बात की तारीफ करनी होगी किशोरी लाल जी, आपकी बिटिया है बहुत समझदार और काबिल। खुश रहो बिनती बिटिया। धन्यवाद अफसर चाचा, अब हम चलते हैं। भरतपुर जाके बिनती के पिताजी को पता लगा कि उनके गांव का दलाल सचमुच भोले भाले किसानों को फसल का कम दाम बताकर लूट रहा था। और किसान तो बिनती की जय जयकार करते नहीं थक रहे। शाबाश बिनती बेटी, आपकी बेटी बिनती बहुत समझदार है। कितनी अच्छी बातें बताती है बिनती बेटी। देखा बिनती की माँ, है ना अपनी दोनों बच्चियाँ खरा सोना। सही कह रहे हो बिनती के पिताजी। आप भी तो कहते थे कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही बच्चों में पूर्ण आत्मविश्वास और समझ आती है। चाचा जी, अब तो संध्या दीदी। अब तो संध्या भी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करेगी और बिनती भी। चाचा जी जिंदाबाद। भाई वाह, बिनती जैसे होशियार बच्चे तो हर घर हर गांव में होते हैं। सही है ना बच्चों? पढ़ने का अपना मोल है और खेल कूद का अपना। तो आपको भी मजा आया ना? फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए खेल के साथ। पढ़ो सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। प्यारे बच्चों, मीना से मिलकर अच्छा लगा ना? आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय और नई गतिविधि को लेकर आपसे मिलेंगे आपके अपने कार्यक्रम रेडियो स्कूल में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस कार्यक्रम को पहुंचाएं। थैंक यू।